Good evening, all of you. Good evening. गुड इवनिंग सभी को. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए देखिए, हमारा जो जैवाणु जो चैप्टर चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है. आज हम 2011 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं. वैसे कल की क्लास के अंतर्गत थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हुआ था, तो आज हम व्यवस्थित रूप से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे. ठीक है ना. 2024 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और 2011 तक हमारा जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वह 10वां है. जैवाणु. किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं. और प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान आपको रखना है कि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं. इस चैप्टर की बात बता रहा हूँ. मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेंगे, लेकिन ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड नज़र आने वाले हैं. ठीक है ना. तो अच्छे से देखिए, आप पूरा पेपर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे. आपको मेरे साथ साथ आंसर देते हुए जाना है, ताकि मैं भी चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूं और आपको ये भी पता हो जाएगा कि हमको इस चैप्टर के अंतर्गत कितनी चीज़ें आ रही है. क्या अगर ये एग्जाम के अंदर अगर आ जाएगा तो क्या हम अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल. तो ऐसी मानसिकता लेकर एक रफ बुक और एक पेन आपके पास होना चाहिए. और जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वैसे मैं तो देखने वाला हूँ नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी से आप उसके अंदर ड्रॉ करें और फिर मेरे नोट से मिलान कीजिए, एनसीईआरटी से मिलान कीजिए, क्या मैंने जो बनाया है वह सही है या गलत है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. चैट बॉक्स मेरे पास ओपन है. कल हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था, 2024 का पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. 56 नंबर का पेपर होता है, सभी को पता ही है आपको. कल इसकी बात हमने कर ली थी कि गोलिकाकार प्रोटीन कौन होती है. तो ये भी मैंने बता दिया था कि गोलिकाकार प्रोटीन का एग्जाम्पल आपका कौन सा हो गया, इंसुलिन हो गया, और बाकी किरेटिन, मायोसिन, ये रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया, और ये कोलेजन तंतु, उत्तक एक प्रकार का. ये सारी बात हमने अच्छे से कर ली थी. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने बात की थी कि ग्लूकोज क्या है. ग्लूकोज का सूत्र मैंने आपको बता दिया था. उसके पहले कार्बन पर आपका एल्डिहाइड समूह उपस्थित रहता है, इसीलिए आगे हम क्या लगाते हैं, एल्डो लगाते हैं. और 6 कार्बन है, इसलिए हम क्या लगा दिया, हेक्स लगा दिया, और इसको क्या बोलते हैं, हेक्सोज. तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या था, एक एल्डो हेक्सोज शर्करा है. ये भी बात हमने अच्छे से कर ली थी. नेक्स्ट हमने बात की थी दुग्ध शर्करा कौन सी होती है. तो ये भी हमने बात कर ली थी कि दुग्ध शर्करा जो है वह आपकी कौन सी हो जाएगी, लैक्टोज हो जाएगी, है ना. तो डेड आधा आधा आधा, डेड नंबर का क्वेश्चन आपका इजी वे में हो गया था कल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि डैश 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 एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है. तो मैंने एंजाइम का नाम भी बता दिया था, और आपको यहाँ पर लिख लेना है कि कौन सा एंजाइम है. जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज जो होता है वह एथेनॉल के अंदर परिवर्तित होता है. ये सारी चर्चा हमने कल अच्छे से कर ली थी, और ये भी हमने देख लिया था. वैसे 2024 का पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार वापस अच्छे से देख लो. विटामिन डैश डैश की कमी से बेरी रोग होता है. मैंने कल बता दिया था B1, और B1 का नाम क्या है यहाँ पर, थायमीन. ये भी मैंने अच्छे से बता रखा है आप ही को. और ऐसा विटामिन कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है,
तो ये विटामिन कौन सा हो गया हमारा, बी विटामिन हो गया। और इन सभी के नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं, है ना। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, साइनोकोबालामिन कहते हैं। सारे के सारे जो विटामिन होते हैं, ये सारे के सारे विटामिन जो है वह जल में विलय होते हैं। ये सारे के सारे विटामिन क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। परंतु B12 विटामिन जो है वह जल में अविलय रहता है। ये भी बात हमने पढ़ते वक्त कर ली थी। ये जल में अविलय रहता है और इसका जो भंडारण होता है वह भंडारण कहाँ पर होता है, आपका यकृत के अंदर होता है। इसकी भी बात हमने अच्छे से कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट, आरएनए में उपस्थित शर्करा का नाम क्या था, तो ये भी हमने कल बात कर ली थी कि आरएनए के अंदर उपस्थित शर्करा का नाम क्या है, राइबोस शर्करा। कौन सी शर्करा, राइबोस शर्करा होती है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। कितने नंबर का हुआ, गिनो। यहां से स्टार्ट करते हैं, आधा, आधा 1, 1.5, 2 और ये 3 और ये 3.5, 3.5 यानी वो छोड़ दो आप, 3 और एक 4 नंबर। मैंने बताया था कि इस चैप्टर से या तो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस पेपर से बनता है, ठीक है ना। देखिए, हो सकता है इस बार ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लेना आप। चलिए, ये भी मैंने बताया था कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना को आपको क्या करना है, केवल चित्रित करना है। और डीएनए की द्विकुंडली संरचना हमने कैसे बनाई थी, इस टाइप से बनाई थी, याद करो, है ना। और ये इस टाइप से मैंने बना दी। आपको इधर क्या लिखना है, अगर आपने 5 टाइम लिखा है तो इस वाले रेशो के अंदर आप क्या लिखना है, 3 टाइम। और यहाँ पे 3 टाइम है तो इसको क्या लिखना है, आपको 5 टाइम लिखना है। और इसके बीच में एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ बनाना है, जबकि साइटोनिन का गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ऐसे ऐसे सभी आपको लिखने थे और 1 नंबर आपको इजी वे में मिल जाएगा यहाँ पर। और मैंने ये भी आपको बता रखा है कि इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन सा बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यानी ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इसके बीच में जो ये बंध आपको नजर आ रहे हैं, ये बंध अपना कौन सा कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। छोटी छोटी बातें हैं, सारी की सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, 2024 का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार सभी मुझे एसएमएस कीजिए, क्या 2024 के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, एक बार मैसेज टाइप कीजिए। फिर हम 2023 को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। एक बार मुझे फटाफट बताओ, तब तक मैं पीडीएफ खोल देता हूं। चलो जल्दी बताओ, फटाफट, फास्ट। जल्दी बताओ फटाफट कि कोई प्रॉब्लम आपको। चलो, सारी पीडीएफ भी मैंने खोल दी ताकि आपको यहाँ पर इजी वे में मैं आपको समझा सकता हूँ। चलिए बताइए, एक बार मैसेज कीजिए, नो सर, वेरी गुड। इसका मतलब 2024 का पेपर बहुत इजी बना था, वैसे इजी नहीं है, हमने इसको इजी और कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, 2023 के पेपर की बात करते हैं। 56 नंबर का पेपर है, वही 3 घंटे 15 मिनट का है। मैंने कहा ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मात्र आप 2 घंटे के अंदर करके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मेरे वीडियो बहुत अच्छे से आपने देख रखे हैं, एक एक चीज पे मैं कमांडिंग करवा रहा हूँ, और अगर आपने ईमानदारी से अगर मेहनत की है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका 100 में से 100 नंबर इजी वे में आ सकते हैं। इट मीन्स 56 में से 56 नंबर पूरे आ सकते हैं। ये ध्यान आपको अच्छे से देना है। चलिए 2023 का पेपर स्टार्ट करते हैं। 2023 में सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताइए। नाइट्रोजनिक क्षारक नहीं दिख रहा है तो थोड़ा लंबा बड़ा कर देता हूं इसको मैं। नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजनिक क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है। नहीं लिखा हुआ उस पर अच्छे से फोकस करना है आपको। चलिए आंसर दो, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर, बताओ फटाफट। डीएनए और आरएनए, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल,
बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? क्या आंसर हो सकता है इसका? डी आंसर। सभी जने डी डी कह रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर कौन सा होगा आपका? यूरेसिल होता है। इसका मतलब एडिनिन प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, गुआनिन प्रेजेंट है, लेकिन यूरेसिल किस में होता है आपका? आरएनए के अंदर होता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? यूरेसिल आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सुक्रोज का हावर्त स्ट्रक्चर निरूपित कीजिए। हावर्त संरचना आपको निरूपित करनी है। कैसे करोगे प्यारे विद्यार्थियों? आपके पास रब बुक लेके आप बैठो और उसको भी आप ड्रॉ करने का प्रयास करो, ठीक है। तबीयत खराब होगी मेरी आज। सुक्रोज, जब सुक्रोज का आप जल अपघटन करते हो, ध्यान देना, सुक्रोज का आप जल अपघटन करते हो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? सुक्रेज के एंजाइम की उपस्थिति में, या इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, या तनु अम्लों की उपस्थिति में? कुछ भी मैं ले सकता हूं। तो हमारा यहां पर क्या बनने वाला है? ग्लूकोज, और क्या प्राप्त होगा हमको? फ्रक्टोज प्राप्त होगा। और ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ग्लूकोज प्राप्त होगा वह कौन सा प्राप्त होने वाला है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त होगा, जबकि फ्रक्टोज कौन सा प्राप्त होगा आपको? बीटा डी प्लस माइनस, है ना, बीटा डी ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रक्टोज, ठीक है, बीटा डी, और ये कौन सा हो जाएगा आपका? अल्फा डी। अब क्वेश्चन पूछा है कि हावर्त संरचना कैसे निरूपित करेंगे, तो ध्यान देना इधर, हावर्त संरचना आप कैसे बनाओगे? हावर्त संरचना कैसे बनेगी ये तो आपको पता ही है। अब देखना, हावर्त संरचना जिसको आती है, लेकिन एक बार इधर देख लेना, मुझे क्या लेना है? एक तो लेना है अल्फा डी ग्लूकोज, और इधर लेना है बीटा डी फ्रक्टोज, तो ही तो बनेगा, ठीक है। देखो, ग्लूकोज के अंदर कौन सी रिंग पाई जाएगी आपकी? पाइरेन रिंग पाई जाएगी, है ना। फिर रिपीट करवा रहा हूं मैं, ध्यान से इधर देख लेना। और फ्रक्टोज के अंदर, ये यहां लिख रहा हूं मैं, और एक इंपॉर्टेंट बात और लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के मध्य आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाएगा। कौन सा बंध पाया जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाएगा। ये ध्यान देना, कार्बन नंबर आपको याद रखने हैं, एक तो C1 याद रखना है और एक C2 याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, अल्फा है तो अल्फा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे H, और यहाँ आपको क्या लिखना है? OH बाहर की तरफ, ठीक है ना। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और बाहर छठा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? CH2OH, H, ये H, OH, तीसरे कार्बन का OH आप अंदर डाल देना, ये H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। फिर आपको फ्रक्टोज बनाना है। फ्रक्टोज कैसे बनाओगे? देख लो इधर, यहाँ से फ्यूरेन रिंग आपको बनानी है, और इस फ्यूरेन रिंग के अंदर इस प्रकार से ड्रॉ करना है। अब कैसे, क्या लिखोगे? ये बीटा लेना है। बीटा का मतलब क्या हुआ? OH अंदर साइड आपको लेना है, OH, यहाँ पर मैंने लिखा CH2OH, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन का OH अंदर की तरफ। देखो, पहला कार्बन यहाँ लिख रहा हूँ, कार्बन नंबर पहले लिख लेता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इधर ऊपर अपन क्या लिखेंगे? कौन सा कलर है? हाँ, येलो, वाइट कलर, ठीक है। देखो, H, यहाँ पे H, और ये OH, और ये H, और यहाँ क्या लिखना है? CH2OH। अब होगा क्या? क्या होगा? ध्यान से इधर देखना, एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, देखना, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं और कॉपी कर लेते हैं। अब होगा क्या? ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, ये OH और ये OH, इसमें से H2O निकल जाएगा, और ये बीच में क्या बना देगा? ग्लाइकोसाइडी बंध बना देगा। यानी ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन,
तो इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बन जाएगा और ये कहलाता है सुक्रोज का हावर्त स्ट्रक्चर। यहाँ प्लस लिख लेना और ये इस टाइप से हो जाएगा। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, है ना। ये तो मैंने अलग अलग बना के बताया है, प्लस माइनस मत करो। किस प्रकार से बना सुक्रोज ये मैंने बताया है। तो सुक्रोज का हावर्त सूत्र आपका कौन सा हो गया, ये वाला। सुक्रोज का हावर्त सूत्र आपका ये वाला हो गया है। और एनसीईआरटी के अंदर किस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे देख लो, ध्यान देना, इधर इस टाइप से लिखा हुआ है। यहां पे ओ, देखते जाना भाई, ये कौन सा कार्बन, पहला CH2OH, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहां लिखा आपने CH2OH, H, OH अंदर, H, ये H, ये OH, इस टाइप से लिखा हुआ है, देखना, ये H, फिर दूसरा कार्बन H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH, H, ये वाला भी आप बना कर आ सकते हो, ये ध्यान देना। और इसके बीच में जो बंध बना है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब एक प्रश्न और यहां साथ में बता रहा हूं जो आगे आ चुका है, क्या, सुक्रोज, सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है। सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है, क्यों? सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा क्यों है? तो आप जानते हो कि माल्टोज और लैक्टोज तो अपचायी शर्करा है, लेकिन सुक्रोज क्या है, अनअपचायी शर्करा। इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड समूह मुक्त नहीं होता है, मुक्त यानी फ्री नहीं होता है। इसी वजह से ये टॉलेन अभिकर्मक के साथ, फेलिन विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये बात भी मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, सभी को बता रखी है ना। ये आगे क्वेश्चन आएगा और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान देना ये परफेक्ट आंसर है, ये भी बना के आओगे गलत नहीं होगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना। क्योंकि इससे तीसरे कार्बन का H OH इसको घुमा के लिखा हुआ है, ये ध्यान देना, ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन बताएगा। यहां पे ले लिया मैंने यूरिया, यूरिया का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में अगर आप अपघटन करोगे, इसका मतलब यूरिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, NH2CO, NH2 का जब जल अपघटन करोगे तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो क्या होगा ऐसा, कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, देखिए मैसेज कीजिए, कौन बताएगा, SMS कीजिए। यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन कौन सा एंजाइम करता है, लिखो। और मैंने एक ट्रिक दी थी, सुक्रोज है तो सुक्रेज, माल्टोज है तो माल्टेज, लैक्टोज है तो लैक्टेज। अब या यूरिया है तो क्या लिखोगे, देखिए जरा, हिंट दे दी मैंने, चलो बताओ फटाफट। नहीं लिखोगे, लिखो लिखो भाई, बहुत इजी है, अभी फटाफट पेपर सोल्व हो जाएगा, है ना, इतना बड़ा पेपर भी नहीं है ये। चलो मैं बता देता हूं, याद कर लेना, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का अपघटन होने पर अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन हो जाता है। ओके, याद रख लेना कौन सा एंजाइम, एक बार सभी टाइप कीजिए, यूरिएज, URIAAC, सभी टाइप कीजिए एक बार, यूरिएज कौन करता है, देखे, कितने एक्टिव हो यहां पता चलेगा।
गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये हो गया, ताकि आप क्या लिखते रहोगे ना तो मुझे ये पता चलेगा कि आप एक्टिव हो। 2 साल का पेपर सॉल्व कर दिया। अब मुझे बताओ 2021 का पेपर था, 21 का ही था ना ये, हाँ 23 का। 23 के अंदर आधा नंबर का ये, 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये, मैंने कहा 3 नंबर का बना, इजी था। चलिए नेक्स्ट 2022 की बात करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन 2022 का, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात देखो, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1.5 नंबर इजी वे में आपको दे देगा। तो मैंने आपको समझाया था कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, और प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत अच्छे से समझा के आया हूं मैं। प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब क्या हुआ, यदि प्रोटीन में आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, पीएच में परिवर्तन कर दो, पीएच में परिवर्तन कर दो, एसिड मिला दो या बेस मिला दो, कुछ भी मिला दो, तो प्रोटीन में क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, जिससे प्रोटीन की चतुष्क डिग्री संरचना, 3 डिग्री संरचना, 2 डिग्री संरचना नष्ट हो जाती है, लेकिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी मैं बता के आया हूं प्रोटीन के विकृतीकरण के अंदर। और ये क्वेश्चन अभी जस्ट अपन पढ़ के आए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना को चित्रित कीजिए, ठीक है ना। तो ये डेड और डेड 3 नंबर इजी वे में आपको मिल जाएंगे। इसकी लैंग्वेज लिखनी थी, प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं, और ये प्रोटीन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा के रखा है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण का एग्जाम्पल और थ्रू सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी है, ठीक है। ये तो न्यूक्लिक अम्ल हो गया, प्रोटीन का बता रहा हूं, देखना। यस, ये हो गया कार्बन। यस, प्रोटीन का विकृतीकरण देखो इधर, इसके मैंने लैंग्वेज भी लिखवाई थी। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है पूरा का पूरा मैंने अच्छे से, ये रहा, ये नहीं, पेप्टाइड बंद भी बता दिया था। प्रोटीन का विकृतीकरण ये रहा, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, बताया था कि नहीं बताया था, है ना। 2 प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। और प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं, प्रोटीनों को गर्म करने पर या इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर अथवा भारी धातु लवण मिलाने पर ये नष्ट या विकृत हो जाती है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता रखी हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये 3 नंबर इजी वे में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन पेपर तो बहुत इजी था, नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज कर देना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2021 की अपन बात करते हैं। देखिए 2021 का पहला क्वेश्चन, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, शायद 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था आपका, मैंने लिखा था लेकिन एक भी क्वेश्चन मेरे को नजर नहीं आया वहां पे, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट हम किस पे आ जाते हैं, 2020 पे आ जाते हैं। देखिए कौन बताएगा इसका आंसर, उस एमिनो अम्ल का नाम लिखिए जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। नाम लिखो फटाफट, जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। कौन बताएगा इसका आंसर, बताओ फटाफट। उस एमिनो अम्ल का नाम लिखिए जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है, अक्रिय होता है। कौन बताएगा, मैंने अच्छे से बता रखा है ये।
मैंने अच्छे से बता रखा है। किसी का आंसर नहीं आया? आना चाहिए आंसर। अरे कुछ तो लिखो कि सर नहीं याद आ रहा है, या कुछ तो लिखो उसमें। मैंने कहा ना क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, और ये मैंने पढ़ाया था, याद करो। प्रकाशिक रूप से अक्रिय कौन होता है, और मैंने आपको अच्छे से डायग्राम बना के बताया था कि इस टाइप से एमिनो अम्ल की बात कर रहा है, और एमिनो अम्ल का मतलब क्या हुआ मैंने अच्छे से बता रखा है ना। यहाँ पे आपका CH NH2 और COOH, और यहाँ पे R की जगह कुछ भी लिखना है आपको। और मैंने एक ड्रॉ करके बताया था, क्या ये C बीच में लिखना है और इस टाइप से आपको लिखना है। और इधर ये हो गया हमारा NH2, ये NH2 या NH2 यहाँ लिख लेते हैं, ये COOH और ये NH2। और किसकी बात कर रहा है? जो अक्रिय होता है। और अक्रिय का मैंने बता रखा था, अगर इसको हटा के मैं H कर देता हूं तो इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिन। क्या नाम हो जाता है? ग्लाइसिन। इसका मतलब इधर भी H है और इधर भी H है, दोनों जब सेम हो जाएंगे तो ये कायरल कार्बन नहीं रहेगा। और जब कायरल कार्बन नहीं रहेगा तो ये जो ग्लाइसिन है ये रासायनिक रूप से क्या हो जाएगा? प्रकाशिक रूप से अक्रिय हो जाता है। प्रकाशीय रूप से क्या हो जाता है? अक्रिय हो जाता है। यानी कि ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, जबकि ग्लाइसिन अप्रकाशिक अक्रिय होता है, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और ये भी मैंने सभी चीजें पढ़ा रखी है अमीनो अम्ल के अंदर। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन देख लो, क्योंकि आपने अगर वीडियो अच्छे से देख रखे होंगे तो मैंने सारी चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। मैंने कहा है कि जिस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हर चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। आपको बताना जरूरी है ताकि आपको ये पता चलेगा कि बिल्कुल सर आपने सारी चीजें पढ़ा रखी है। कहाँ गया अमीनो अम्ल? एक तो मिलता नहीं है, फटाफट ढूंढना पड़ता है। ये रहा, देखो ये देखो लिखा है मैंने, असममित कार्बन परमाणु किरेल कार्बन त्रिविम के अंदर प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है। असममित कार्बन होगा तो, लेकिन ग्लाइसिन के अंदर 2 H सेम मिल जाएंगे तो ग्लाइसिन सममित कार्बन परमाणु है ना। और एलेनिन की भी बात की थी, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है, जबकि ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है। इसकी भी सारी चर्चा हम अच्छे से करते हुए आए हैं और कर ली है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ग्लाइसिन। क्या आंसर हो गया? ग्लाइसिन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, कोई भी चीज जो होती है ना ऐसे नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये लाइन हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। देखो इधर ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं बता देता हूं, ध्यान से इधर देखना। ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध एमिनो अम्ल ध्रुवण गुणक होते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु असममित होता है। आगे बात, कहीं पर भी प्रकाशिक सक्रिय प्रकाशिक समावता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बताया है और एनसीईआरटी ने यहां से लाइन उठाई है, इसलिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सारी पढ़ाई है मैंने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, ये समझ में आ गया? एक बार यस सर कर दो, एक बार बता दो फटाफट, जल्दी बताओ, फटाफट फास्ट मैसेज कीजिए। ग्लाइसिन कीटो ट्रायोस ही है ना? कीटो ट्रायोस कैसे है ग्लाइसिन?
भाई ट्रायोस थोड़ी है, ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, ये तो एमिनो अम्ल है। यस सर, आ गया, वेरी गुड। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, डीएनए आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए, लिख लोगे आप? डीएनए और आरएनए में अंतर इजी है, तो आसानी से आप कर लोगे। क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है? रासायनिक समीकरण लिखिए, लो फटाफट करवा देता हूं, ध्यान से इधर देखना। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, CHO CH2OH 2 3 4 5 H OH, तीसरे कार्बन का OH अंदर, ये H, ये OH, H OH, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे, Br2 H2O, एक O जोड़ना है और इसको पूरा यहां से ले लेना, और जब इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो बताओ क्या बन जाएगा? यहां पर ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। ये भी मैं बता के आया हूं, है ना। क्या होता है जब ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करते हैं? रासायनिक समीकरण दीजिए, तो क्या होगा? क्या होगा? एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आधा ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा और रासायनिक समीकरण लिख के आ जाना, मिल जाएगा नंबर। डीएनए आरएनए में अंतर वही आपको सब लिख सकते हैं, केवल दो अंतर लिखने हैं, तो अर्धांश इकाई भी लिख सकते हो। इसके बाद डीएनए आरएनए में क्या अंतर है वो आपको अच्छे से पता है, अभी मैं जस्ट देख के आया हूं, थाइमिन यूरेसिल, है ना, क्या होता है सब अच्छे से पता है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, वो भी खत्म। चलिए 2020 का पेपर अच्छा अब आया ना, वो भी कौन सा था? एक सेकंड, इसका मतलब ये 2021 का पेपर है, ये यहां पे डबल आ गया है, वो 2021 का है, ध्यान देना, ठीक है। ये हटा देता हूं, यहां से डिलीट कर देते हैं, 2021 का है ये, 2020 का तो अब आ रहा है, 2020 का अब आ रहा है, ये ध्यान देना। चलिए 2020 की बात करते हैं। कोई एक ऐसा साल है जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, 2000 इसमें बना था। 2021 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बताओ फटाफट, ये तो सबको आंसर लिखना है। उस आवश्यक एमिनो अम्ल का कोई एक उदाहरण दीजिए, मैंने तो 10 बता रखे हैं, आप एक उदाहरण लिखना, देखे सभी जने एक उदाहरण लिखो फटाफट। याद करो, टीवी मिलपाथ, आवश्यक एमिनो अम्ल मैंने बता रखा है, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, है ना, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, सभी बता रखे हैं, कोई भी लिख लेना, मेरी मर्जी हो तो। मैंने क्या लिख लिया, है ना, आइसोल्यूसिन लिख लिया मैंने, आंसर मिल जाएगा। आइसोल्यूसिन लिख लिया, आंसर आ जाएगा। मिथियोनिन लिख लिया, आंसर आ जाएगा। वैलिन लिख लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर का इजी वे में, है ना, मेरा जैसा होता तो मैं 10 और 10 पूछता, ठीक है, पर अब इसने एक पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न, हार्मोन को ग्रंथि रस क्यों कहा जाता है? ये अपना थोड़ा टॉपिक बाकी है, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, पर क्यों कहा जाता है याद कर लो। क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वह सारे के सारे अंतस्त्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, अंतस्त्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, इसलिए इनको ग्रंथि रस कहा जाता है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, क्या होता है जब ग्लूकोज HCN के साथ अभिक्रिया करता है? क्या होता है जब ग्लूकोज HCN के साथ अभिक्रिया करता है? 2 3 4 5 H OH OH H H OH H OH। याद करो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बता रखा था कि ये हमारा कार्बोनिल समूह है और HCN अभिक्रिया करता है तो H पे प्लस, CN पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो O पे तो कौन जाएगा? H, और यहाँ कौन जाता है? CN। बता के रखा है मैंने, तो ये पूरा का पूरा इसको मैंने यहाँ कॉपी की, है ना, और इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ कर ली? HCN के साथ। और आपको इसकी जगह क्या लिखना था? यहाँ पे C, यहाँ पर OH आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनता है, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। और ये भी बताया था कि ये जो अभिक्रिया है यह प्रूव करती है कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड समूह है वह कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है, कार्बोनिल समूह की
उपस्थिति की पुष्टि करता है, ये ध्यान देना। और अगले ही पेपर के अंदर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा था, तो ये भी आप इजी वे में कर सकते थे। वेरी गुड, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, गुड 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 गुड। चलो आगे देखो, 2019 की बात करते हैं। 2019 का पेपर देखना, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? सरल सरल है क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कौन सा हार्मोन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। एक नंबर फोकट का, खत्म मामला। नेक्स्ट, क्या होता है जब ग्लूकोज सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करता है? रासायनिक समीकरण दीजिए। ग्लूकोज की HNO3 के साथ अभिक्रिया CHO, सभी मैं पढ़ा के आया हूं बहुत अच्छे से, याद करो। 1 2 3 4, फिर H OH OH H H OH H OH, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? HNO3 के साथ। प्रबल आक्सीकारक Br2 दुर्बल आक्सीकारक, उसको जैसे ही आप इसको कॉपी करके इधर लेके जाओगे, आप कॉपी मत करना, या तो डिजिटल बोर्ड है कॉपी हो जाता है, और इसको हटा के इसके ऊपर क्या लिखना था? COOH, और नीचे भी हटा के आपको यहां पर क्या लिखना था? COOH। HNO3 की उपस्थिति में इसका मतलब ये क्या बन जाता है? शैकेरिक अम्ल। क्या बन जाता है आपका? शैकेरिक अम्ल बन जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट, बीटा डी राइबोज शर्करा की केवल संरचना बनानी है। मैंने तुरंत बता दिया था कि ये क्वेश्चन बन सकता है। बीटा D2D ऑक्सीराइबोज और बीटा डी राइबोज की संरचना आप बनाइए। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा था। सेम वही, कौन सी रिंग पाई जाएगी आपकी? फ्यूरेन जैसी रिंग पाई जाएगी, और इधर सेम ऐसे बना देना, जो अच्छे से पता है। लेकिन इसमें मैंने ये बताया था, क्या बताया था? कि इसमें H और OH आपको ऐसे रखना है। बताया था कि नहीं बताया था? देख लो ये दोनों संरचना एक बार वापस देख लो। बीटा D2D ऑक्सीराइबोज और राइबोज, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ गया? ये वाली स्लाइड न्यूक्लिक अम्ल की, और ये दोनों संरचना मैंने बता के रखी थी, है ना? ये वाली संरचना पूछी थी। दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन का OH दोनों बाहर की तरफ रखना है, OH अंदर रखना है, क्योंकि बीटा लिखा हुआ है। ये भी मैंने अच्छे से बता रखा था। CH2H और H, ये गलती करना मत, ये ध्यान देना। ये OH को अंदर डाल देना, बाकी तो सब पता ही है आपको, है ना? यहाँ पे H हो गया, बस ये हमारे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस साल बीटा डी राइबोज को छोड़ के आपको कौन सी संरचना दे दे? बीटा D2D ऑक्सीराइबोज की संरचना दे दे तो आ सकता है। इसीलिए ध्यान देना, इस साल हो सकता है कौन सा? बीटा D2D ऑक्सीराइबोज आ सकता है, ये ध्यान देना। तो ये 2 नंबर भी हमारे इजी वे में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, 2018 की बात करते हैं। 2018 के अंदर एरिथ्रोज शर्करा का फिशर प्रक्षेपण केवल सूत्र लिखना है, फिशर संरचना नहीं बनानी है। देखो ये एनसीईआरटी के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा ना, मेरे नोट से एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर कहीं एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, लेकिन देख लो महाशय ने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है एनसीईआरटी से, एरिथ्रोज शर्करा का बनाइए। और मैंने कहा था इरिथ्रोस जो है आपकी, इरिथ्रोस शर्करा जो है उसमें कितने कार्बन होते हैं आपके? 4 कार्बन होते हैं। और कैसे बनाना है आपको? CHO CH2OH, और आपको ऐसे ड्रॉ करना था H और OH। याद आया कि नहीं आया? नहीं याद आया है तो देख लो, क्योंकि हम एक भी चीज छोड़ते नहीं है। ये रहा इरिथ्रोस, याद आया? देख लो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया था, इरिथ्रोस बनाया था, राइबोस बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, और मैंने कहा था इसमें 4 कार्बन होते हैं। बस केवल इतना बनाकर ड्रॉ करके आना था, और इजी वे में आपको कितना नंबर मिल जाता? 1 नंबर इजी वे में मिल जाता। ठीक है ना? तो ये याद कर लेना, किसकी संरचना? इरिथ्रोस की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो, ये देखो, लैंग्वेज दे दिया। क्या दे दी? लैंग्वेज दे दी। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बड़े अटपटे होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बड़े अटपटे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें इस लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन क्या है? आवश्यक या अनावश्यक अमीनो अम्लों का उदाहरण सहित समझाइए। अब उदाहरण सहित समझाइए, कोई भी उदाहरण ले लेना, आवश्यक या अनावश्यक है जो मैं पढ़ा चुका हूं। ऊपर लाइन क्या लिखी है?
प्रोटीन का विकृतीकरण को समझाइए। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो बाहर से लेने पड़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कि हमारे बॉडी के अंदर संचित नहीं होते हैं। लैंग्वेज क्या लिखी है, प्रोटीन सजीवों की वृद्धि एवं विकास मरम्मत के लिए अति आवश्यक होता है। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के प्राकृतिक बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक विशिष्ट प्रोटीन बनाते हैं। दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल जुड़कर पेप्टाइड बंध का निर्माण करते हैं। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिससे भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन देने से प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता क्या कर देता है, खो देता है। ये इसका आंसर छिपा हुआ है इसके अंदर सभी में। तो अपन को लैंग्वेज फॉर्म में लिखना था, जो इजी वे में आप आसानी से लिख सकते हो। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, जो इजी था, ठीक है ना। रिपीट, ये क्वेश्चन भी रिपीट। नेक्स्ट 2017 देख लो, फटाफट हो जाएगा। विटामिन ए और बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी रोग। कौन सा रोग, रतौंधी या जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। शर्करा के अर्धांश डीएनए आरएनए में अंतर बताइए। डीएनए आरएनए में अंतर बताइए, इसका मतलब हमें क्या बनाना था, दोनों की अर्धांश का मतलब इनकी संरचना बनानी थी। कहां गई संरचना, है ना। अभी जस्ट बताइए, वैसे बार बार चलो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। अभी मैंने बता दी डीएनए और आरएनए की संरचना अर्धांश वाली, बीटा डी पे दूसरे कार्बन पे एच और एच, ये सारी मैंने संरचना बना के आया हूं, वो आपको बनानी है। तो ये भी इजी, ये भी इजी। ये भी क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, रिपीट। ये क्वेश्चन भी आपका कौन सा हो गया, रिपीट। नेक्स्ट 2016 की बात बताता हूं। 2016 में देख लो, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। पढ़ा के आया हूं, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं हो सकता है। सभी चीजें मैंने अच्छे से बता रखी है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिकों का नाम बताइए। और डीएनए एक टाइप का क्या, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और जब डीएनए का आप जल अपघटन करते हो तो हमें 3 चीजें मिलती है। पहली चीजें क्या मिलती है, पेंटोज शर्करा। दूसरी चीज क्या मिलती है, क्षार। और तीसरी चीज क्या मिलती है, फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। और डीएनए लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, ये याद रख लेना। तो इसका आंसर हो गया कि डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होने वाले यौगिकों के नाम कौन कौन से हो गए। एक पेंटोज शर्करा होती है, एक क्षार होता है और एक फास्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए अणुरूप से शर्करा अर्धांश इकाई के संरचना सूत्र लिखिए। दोनों के संरचना सूत्र बनाने थे, जो अभी मैं बता के आया हूं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संरचना स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, अभी जस्ट मैंने बता के आया हूं। ये दूसरे कार्बन का H, ये अगर आपने हटा दिया OH, तो ये तो हो जाएगा कौन सा, डीएनए का। और अगर H और OH लिख लिया तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है वापस क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये 2 संरचना आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट, किसी दुर्घटना के अंदर में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए डीएनए संबंधित कौन सी विधि का आप उपयोग करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि। ये भी पढ़ा के आया हूं मैं, फिंगरप्रिंट विधि आपको यूज करना है। तो फिंगरप्रिंट विधि यूज करने से आपको क्या होगा कि सारा का सारा आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन आते हैं और वापस चले जाते हैं। मैंने पहले ही बोला है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। टोटली नुकसान आपका होगा, लॉस आपका होगा। यहाँ पेपर सॉल्व करवा रहे तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको मानना है कि मेरी बात अच्छे से सुनना ना। मुझे यहाँ सब पता चल जाता है, कौन बच्चा आता है, कौन बच्चा चला जाता है। खैर उसकी मर्जी, अब अपन में बार बार कहने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो इधर देखो, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए डीएनए संबंधित कौन सी विधि है आपकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि। मैंने कहा था एनसीईआरटी के अंदर, भले येलो लाइन के अंदर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ी है। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट 2015 के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण दीजिए। प्रोटीन के विकृतीकरण का एक उदाहरण दीजिए। प्रोटीन का विकृतीकरण नहीं पूछ रहा है, एक उदाहरण क्या, अंडा। अंडे को क्या करो, गर्म करो और हीट करोगे तो अंडे की प्रोटीन नष्ट हो जाएगी। ये एग्जांपल आपको देना था। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब प्रोटीन के विकृतीकरण की परिभाषा भी आपको लिखनी थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया। क्या हो गया, ये क्वेश्चन
रिपीट हो गया, अच्छे से पता है आपको। ठीक है, 2014 की बात करते हैं। देखो जो क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसलिए इसमें ज्यादा मैं आपको बता नहीं रहा हूं। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, मैंने कहा था ना इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति करती है, HCN के साथ करा देना, खत्म मामला। आ गया, मैंने कहा था ना, उल्टा घुमा के पूछा था। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दो, कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन ए बी सी डी जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो जल में विलेय कौन कौन से हो गए आपके, बी सी और ए बी नहीं, ए डी ई के और B12, ये सारे जो है वह वसा में विलेय होते हैं, जबकि ये किस में विलेय होते हैं, आपके जल में विलेय होते हैं। इसकी बात कर ली तो ये भी हमारे लिए इजी हो गया, तो 1 नंबर ये हो गया। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, रिपीट हो गया, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। और नहीं है तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख लो, सब चीजें बताई मैंने, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। डेफिनेशन भी देख लेना कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, देख लो। ये कहाँ गया, अच्छा अभी मोनोसेकेराइड्स। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जलावघटित नहीं किया जाता मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। इतना ही था, और अपनी लैंग्वेज में भी बता रखा था मोनोसेकेराइड्स की परिभाषा। ठीक है ना, ये रहा, अच्छे से देख लेना। ठीक है, मोनोसेकेराइड की परिभाषा मैंने सारी बता दी है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट, 2013, सुक्रोज का हावर्त सूत्र बार बार बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट। सुक्रोज एक अनाचार शर्करा है, बता दिया है, क्योंकि एल्डिहाइड समूह मुक्त नहीं होता है। और ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अगर सुक्रोज एक अनाचारी शर्करा आता है, इसका मतलब आपको हावर्त संरचना बनाकर आनी है, मेरे हिसाब से बना के आना, 100% नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, 2011 की बात करते हैं। जैव अणु क्या होते हैं, ये कोई क्वेश्चन है क्या, जैव अणु क्या होते हैं, पता है आपको, शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। परिवर्ती घूर्णन क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन आया ना, कहाँ एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ, कहीं लिखा, मैंने म्यूटा रोटेशन पढ़ाया था, याद करो, घुमाने वाला सब चीज पढ़ाई है। परिवर्ती घूर्णन की मैंने परिभाषा तक लिखवाई है, परिवर्ती घूर्णन की परिभाषा तक लिखवाई है, देख लो ये परिवर्ती घूर्णन। फिर कहना मत सर ने कुछ नहीं बताया है, क्योंकि एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, हर समय समय पर आपको मैंने यहां तक बता दिया है कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। जो चीज मुझे स्किप करनी थी वो चीजें मैंने स्किप कर ली है, लेकिन मुझे पता है कि कहां से कौन से क्वेश्चन को पूछने की संभावना बनती है, और सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, सारी चीजें बहुत अच्छे से बता रखी है कि परिवर्ती घूर्णन क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरा हेडिंग था। कहाँ गया परिवर्ती घूर्णन, आ जाओ भी फटाफट सुक्रोज के अंदर। तो ढूंढना पड़ता है, कहाँ गया। ठीक है, नोट्स में देख लेना आप, अभी मेरे को नजर नहीं आ रहा है कहीं, बाकी मैंने पढ़ाया है वो आपको बताया। ठीक है, देख लेना आप, मिल नहीं रहा अभी मेरे को, अभी ढूंढने जाएंगे टाइम हो जाएगा। चलिए, ग्लूकोज के अल्फा तथा बीटा समूहों की पाइरेनोज संरचनाओं को हावर्त संरचना में व्यक्त कीजिए। ग्लूकोज की बनानी है, अरे ग्लूकोज की कैसे बनाओगे बताओ फटाफट, ग्लूकोज की बनानी है तो यही वाली, ये फिर अल्फा बीटा दोनों बनानी है, करना कुछ भी था, सब सेम होगा, बस OH खत्म मैटर। अल्फा बीटा बना लेना, इजी वे में 1 नंबर मिल जाएगा, खत्म, ये वाला खत्म। चौथा क्वेश्चन देख लो, द्रव्य रासायनिक अभिक्रिया जिसमें निश्चित होता है कि ग्लूकोज अणु में क्या सभी 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, क्या करोगे, C6H12O6 की अभिक्रिया HI के साथ करोगे तो CH3 CH2 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 CH2
CH3 प्लस CH3CH I CH2 CH2 CH3 बताया था मैंने। N हेक्सेन प्राप्त होता है और 2 आयोडो हेक्सेन प्राप्त होता है, ये वाला प्रूफ। एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह का मतलब क्या, ब्रोमीन जल के साथ करवा दो तो एल्डिहाइड किसमें बदल जाएगा आपका, ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर। एक एल्डिहाइड तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे आप, ब्रोमीन जल के साथ, यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ, दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ इजी वे में आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखो 2011 40 नंबर का होता था उस समय, एक भी नहीं है, खत्म। 2011 में बना ही नहीं था, इसमें नहीं बना था। देखो मैंने कहा था 1 घंटे के अंदर सारे के सारे पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और सारा का सारा मामला खत्म। मुझे बताइए, ईमानदारी से बताना, एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो हमको नहीं आ रहा था, ये बताइए। अब मैसेज कीजिए आप, आई रिक्वेस्ट प्लीज सभी को SMS करना है, मेरी भावनाओं को आप समझो, ताकि मुझे ये पता रहेगा कि आपको वास्तव में अच्छे से आया है या नहीं आया है। एक बार मैसेज कीजिए सभी जने। क्या पेपर के अंदर ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको लगा जो कठिन था, जो आउट ऑफ सिलेबस था, वो भी मैंने पढ़ाया है, जो नहीं और आगे भी अगर आएगा ना तो अपने नोट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार SMS कीजिए। थोड़ा लास्ट में पेपर को बहुत फास्ट सॉल्व करवाया है, इसलिए करवाया क्योंकि सारे रिपीट क्वेश्चन थे, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं थी। नो सर, वेरी गुड। यस सर, आ गया। नो सर, वेरी गुड। मजा आया कि नहीं मजा आया बताओ इस चैप्टर के अंदर? सभी को अच्छा लगा? यूं लगा कि नहीं वास्तव में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है? वेरी गुड। मुझे जो एनर्जी मिलती है वो सब आपकी वजह से मिलती है। मैं यहाँ जो अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, आपका एक सही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे और ताकत देता है, मुझे और एनर्जी देता है, ताकि बच्चों को मैं और अच्छा सा बताऊं, ताकि आप 100% उस सब्जेक्ट के अंदर बन जाओ आप। ठीक है ना? मेरी हमेशा से प्रयास ये रहता है कि सारी चीज़ें जो है वो 100% आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। तो ये हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। हार्मोन एक केवल बाकी है, तो वो कभी भी अपन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है ना? अब रही बात नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वह एमीन रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, हर चैप्टर का तौर तरीका अलग रहता है, हर चैप्टर का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है। वो जमाने गए, मैं पहले फिर कह रहा हूँ, वो जमाने गए जिसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते थे, अब सीधे सीधे नहीं पूछते हैं। अब एग्जामिनर स्मार्ट हो गया है, अंदर जाकर पूछने की कोशिश करता है, इसलिए हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए जिससे हमको ये लगे, हमको ये आभास हो कि नहीं वास्तव में सर हमारी स्टडी बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। केवल जीवन के अंदर 12th को मत देखो आप, उसके आगे का भी देखो। आपको हर चीज़ वापस नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये नोट्स आपके बहुत सारे काम आएंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मेरी बात समझ लेना ये नोट्स की। आपको बार बार नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जितने भी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ उसके एक प्रॉपर वे में आप नोट्स बना दो, समय लगेगा, जोर आएगा आपको। आपके मन में ये भी होगा कि समय नहीं मिल रहा है, क्या करें कैसे करें, लेकिन समय तो निकालना पड़ता है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर समय कब चला जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। ये मेरी बात अच्छे से सुन लेना, बातों बातों के अंदर कितने महीने निकल गए वो आपको अच्छे से पता है। अब अपने पास वो समय नहीं है, कंटिन्यू आपको मेहनत करनी है। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर आप 100% दो। कहीं समस्या अगर आती है इस बीच में बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, तो मैं बैठा हुआ हूँ, सारे समस्याओं का समाधान अपन यहाँ पर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो लेके आऊँगा मैं, वो आप सभी को पता ही है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है ना? और जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों, तो वहाँ पर अपन सारी चर्चा अपन बेस्ट अच्छे तरीके से करने वाले हैं।
चलिए, अब कोई समस्या हो तो मुझे आप एसएमएस कीजिए, बाकी फिर आज की क्लास हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। इसके बाद फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत कल करेंगे। हो सकता है मैं कल आपको हार्मोन पढ़ा दूँ। कल वैसे सैटरडे है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कल हार्मोन 15 या 20 मिनट की क्लास ले लेंगे, 10-15 मिनट की। 10-15 मिनट आप एक बार आ जाना तो हार्मोन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब मंडे से एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे, ठीक है। ओके, चलो क्या मैसेज आया एक बार पढ़ लेते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।